हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। एक बिगिनर के लिए 100 व्यूज़ भी बहुत होते हैं। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के विषय में, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। इस भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है, जो कि इस प्रकार है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ एवं राज्य के नाम एवं क्षेत्र, जिसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इंडिया जो कि भारत है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यों का संघ होगा। इससे दो बातें सामने आती हैं कि संविधान में देश के नाम के रूप में इंडिया और भारत दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके सिवा हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष इन तरह के किन्हीं शब्दों का यूज नहीं किया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे इस बात को। एक आध बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बन चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे इसे। दूसरी बात आती है शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश जगह फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है संघीय व्यवस्था के लिए, लेकिन हमारे संविधानविदों ने संघ अंग्रेजी में फेडरेशन शब्द के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये यूनियन शब्द इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय राज्यों का संघ है वो किसी समझौते का फलस्वरूप नहीं है। फेडरेशन जो कि फोइडेस शब्द से बना है, उसका मतलब ही होता है समझौता। लेकिन जो भारतीय राज्य क्षेत्र हैं, जो भारत की इकाइयाँ हैं जिससे बन के भारतवर्ष बना है, वो किसी समझौते का परिणाम स्वरूप नहीं है। वे नियमानुसार एक तरीके से वे सभी सम्मिलित हैं, और चूंकि वो अलग भी नहीं हो सकती, वो इस संघ का परित्याग नहीं कर सकती, इसलिए संविधानविदों ने फेडरेशन के जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसी में आगे है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से भाग आएंगे। इसमें पहला है इकाइयाँ, अर्थात जो भारत का राज्य क्षेत्र है, वो जो भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जैसे यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये जो हैं ये भारत की जितनी भी इकाइयाँ हैं, जो आज 28 राज्य हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है इसमें संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश में जो अभी 9 हो गए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, तो उसको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो जो पहले 7 यूटीज हुआ करती थी, अब वो 9 हो गई हैं, और जो पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब वो 28 हो गए हैं। तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे, आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। फिर इसमें है तीसरा पॉइंट है, भारत भविष्य में जिन क्षेत्रों को अर्जित करेगा वो भी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अभी तो फिलहाल अगर 28 राज्य और 9 यूटीज़ हैं, तो ये तो अभी फिलहाल भारत के राज्य क्षेत्र में हैं। लेकिन यदि भारत भविष्य में किसी भी क्षेत्र को अर्जित करता है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है, राज्यों के अर्जित करने के युद्ध में जीते या किसी भी तरह से अगर किसी का कब्जा हो जाता है, भारत भविष्य में किसी भी क्षेत्र को भारत के बाहर या अंदर तो नहीं कहेंगे, भारत के बाहर अगर किसी भी जैसे मान लीजिए कि वो आज हाल फिलहाल में हम बात करें तो बलूचिस्तान की ही बात कर लें, तो अगर बलूचिस्तान भारत भविष्य में कभी अर्जित करता है, तो जो तब भारत के राज्य क्षेत्र में वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये रही बात अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के संदर्भ में। इस संबंध में संसद को यह शक्ति दी गई है, जैसा कि अभी हमने पिछले अनुच्छेद 1 में पढ़ा कि भारत
राज्य भविष्य में जिसे अर्जित करेगा वो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन भारत ने मान लीजिए कि किसी क्षेत्र को अर्जित कर लिया तो जिन विधियों द्वारा उसे भारत का अंग बनाया जाएगा उन्हें उसी का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है कि भारत की जो केंद्रीय संसद है, संसद को यह शक्ति होगी कि वो विधि अनुसार उस समय जो वो उचित समझे उन तरह के नियमों का निर्माण कर उस बाहरी विदेशी भूमि को भारत में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 2 में क जोड़ा गया है जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ उस समय जो सिक्किम राज्य है वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। 1974 में 35वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसको सहसंबद्ध या संरक्षित राज्य का कहा गया। उसके अंतर्गत ये बातें हैं कि जो इसका आंतरिक प्रशासन है वो तो सिक्किम स्वयं कर रहा था, वहाँ की जो व्यवस्था थी, बाकी आंतरिक प्रशासन वो सिक्किम स्वयं करता था, लेकिन उसके रक्षा और विदेश मामलों और संचार वगैरह संबंधित जो मामले थे वो भारत देख रहा था। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं चल पाई। उसके बाद से फिर 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1975 में ही इसको जो संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, सहसंबद्ध राज्य कह सकते हैं। ये जो बातें की गई सिक्किम के संदर्भ में उसको समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 2 क बना बाद में 1974 में 35वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये भारतीय संविधान में 2 क अनुच्छेद जोड़ा गया। लेकिन 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसका निरसन हो गया, अर्थात इस अनुच्छेद का लोप कर दिया गया। ठीक है, और यही बात कर लेते हैं कि इस जब ये अनुच्छेद 2 क में संशोधन, अनुच्छेद 2 क जब जुड़ा 35वें संवैधानिक संशोधन के तहत, उसी समय एक नई अनुसूची भी आई, 10वीं अनुसूची, जिसमें इसकी संबद्धता से जुड़ी शर्तें दी गई थी। ये काफ़ी एक विस्तृत मसला है, इस पर बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आगे कभी एक वीडियो में हम सिक्किम राज्य क्षेत्र जो विशेष राज्य हैं, विशेष राज्य, उनको विशेष राज्य के दर्जे दिए गए हैं, जो विशेष बातें की गई हैं, कभी उस पर फिर बात कर लेंगे। ठीक है, वैसे यही बात है कि जो अनुच्छेद, अक्सर ये प्रश्न बनते हैं 2 क से रिलेटेड, तो हम ये जानेंगे कि जो सिक्किम राज्य क्षेत्र था वो भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में 35वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। संबद्ध राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जो कि 10वीं अनुसूची है, जिसमें इससे संबंधित बातों का उल्लेख है, नियम और शर्तें हैं। फिर चूंकि ये बात यहीं से, मतलब जैसे आंतरिक प्रशासन और बाह्य प्रशासन की बात की गई कि सिक्किम का आंतरिक प्रशासन स्वयं सिक्किम कर रहा था, लेकिन उसका बाह्य प्रशासन अर्थात रक्षा और संचार और विदेशी मामले जो थे वो भारत देख रहा था। ये बातें बहुत दिन नहीं चली। फिर 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये सिक्किम से संबंधित जितनी भी व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का पूर्ण क्षेत्र हो गया। अर्थात इसका जो आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन जो दोनों अब भारत देख रहा है, और जो ये 2 क अनुच्छेद जोड़े गए थे इनका निरसन कर दिया गया। अर्थात ये भारतीय संविधान से इन खंड का इस खंड का लोप कर दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 में ये बातें की गई हैं कि जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसके तहत जो अनुच्छेद 2 के तहत जैसे है कि भारतीय राज्य के अतिरिक्त किसी विदेशी राज्य को भारत में गठित किया जाए, भारत में सम्मिलित किया जाए, अथवा किसी भारतीय राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन इत्यादि जो किए जाते हैं, जो ये 2 और 3 की बातें हैं, ये जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख जिस अनुच्छेद में है 368 में, उसमें ये अनुच्छेद 2 और 3 की कार्यविधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब
कि जो संशोधन में जो अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन की दो प्रक्रिया दी गई है, एक है विशिष्ट बहुमत और एक है विशिष्ट बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। विशिष्ट बहुमत में होता है कि उपस्थित एवं मतदान देने वाले व्यक्तियों का 2/3 बहुमत, और विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। लेकिन इन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कार्य किए जाएंगे, जो परिवर्तन होंगे, जो एक सामान्य बहुमत की प्रक्रिया होती है उस द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इन सभी चीज़ों का। अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, जहां भारतीय संघ के लिए नाम के रूप में इंडिया और भारत 2 नामों का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात कि भारत को फेडरेशन के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, क्योंकि भारतीय संघ की जो इकाइयां हैं वो उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। फिर राज्य क्षेत्र में बात की गई है कि इसमें इकाइयां होंगी, यूटीज होंगी, और भारत भविष्य में यदि किसी प्रदेश को अर्जित करता है वो होंगी। ठीक है, अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के संदर्भ में, जो कि भारत से बाहर के क्षेत्र होंगे। अनुच्छेद 3 बात करता है भारतीय सीमा के भीतर के इकाइयों के, यूटीज के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन के। अनुच्छेद 4 बात करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत, अर्थात 368 में जिन प्रक्रिया का उल्लेख है वो बातें अनुच्छेद 2 और 3 उनके अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज हमने बात की, ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि इसमें कुछ आपके सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।